आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बताइएगा मुझे कमेंट करके। यह हमारा लेक्चर काफ़ी दिन बाद आ रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि हम अभी तक थोड़ा सा व्यस्त इसमें कि चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आदि का इंटरव्यू वगैरह भी इधर उधर देने जा रहा हूँ। दूसरा कि मैं अभी कोर्स वर्क इत्यादि में हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ साथ में ही। तो ये सब है, आप सबको ये मेरे बारे में मालूम है। तो फिर भी हम समय निकाल करके आप लोगों के लिए, चूंकि कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर काम नहीं किया, और दूसरा कुछ कुछ सिलेबस पोर्शंस भी हम कवर करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से तो यहाँ संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी लिखा हुआ है और है भी उसी को लेकर के। क्वेश्चंस भी मैं मेंस के उसी एग्जाम के दिखाऊंगा। लेकिन साथ में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई टॉपिक्स का हम अध्ययन करते हैं तो वो समान रूप से सभी जगह पर लगा ही होता है। विशेष टॉपिक्स जैसे काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो काव्य शास्त्र में मम्मट का काव्य प्रकाश है, उसके काव्य प्रयोजन हुए, काव्य लक्षण हुए, काव्य हेतु हुए, काव्य के भेद हुए, शब्द शक्ति हुई, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये सभी लगभग सभी एग्जाम में लगी हुई हैं। चाहे वो यूजीसी नेट 25 कोड हो, 73 कोड में भी देखोगे वहाँ भी ये लगा हुआ है सिलेबस में। यूपीजीडीसी में लगा ही हुआ है, उसके लिए मैं देख ही रहा हूँ। एचपीएससी में मेंस होता है वहाँ भी है। तो कुल मिलाकर के एमपीपीएससी आदि अन्य स्टेटों में भी ये लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को ध्यान में रखना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि ये मेल खा रहा है तो आप इसको अध्ययन करेंगे। मैं इसको सांगोपांग कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं केवल एक ही चीज को लेकर के नहीं, मैंने बहुत अच्छे से, आप पीपीटी यहाँ पर देखेंगे, प्रॉपर मैंने पीपीटी बना रखा है। और इसकी सहायता से ऐसा नहीं केवल यही बना करके मैं लाया हूँ, ये सब मेरे विचारों को मैंने जिस तरीके से इसको अलग अलग करके बनाया है उसी तरीके से यहाँ पर आया। साथ में ही ऐसा नहीं है, इसके आपको नोट्स भी ये अंत में दिए हैं कि आंसर कैसे लिखना है 2-3 पेज में, वो भी मैंने यहाँ पर लिख करके अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर दिया है। तो मैं दोनों को लेकर के, ऐसा नहीं केवल आप समझ जाएंगे और भाषण सुन के चले जाएंगे, ना ना ना, यहाँ पर आपको नोट्स भी रहेगा, तो उसमें भी आपको कैसे लिखना है वो भी यहाँ पर समाहित है। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ चलते हैं और अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा, ये कहाँ पर है। यूपीएससी के जो हमारे विद्यार्थी हैं इसको सुन रहे हैं, खास मूल रूप से आपको ही लेकर के लेक्चर्स बनाया जा रहा है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 3 और 4 पेपर 1 की, यानी पेपर 1 यूनिट नंबर 3 और 4 आपके में काव्य शास्त्र लगा हुआ है। इस यूनिट को हम लोगों ने पढ़ाना जारी रखा था, और पढ़ाने के प्रक्रम में आज ये आप देख पा रहे हैं 5वां लेक्चर है आपका। इससे पहले के जो 4 लेक्चर हुए हैं, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस समझाया था और बताया था कि तीसरी और चौथी यूनिट का सिलेबस क्या है। उसको समझाने के बाद मैंने काव्य के प्रयोजन को बताया था, जहाँ पर मैंने विभिन्न कवियों या काव्य शास्त्रियों के अकॉर्डिंग आपको काव्य के प्रयोजनों के बारे में बताया था। जैसे कि भरत मुनि ने क्या कहा है, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, है ना, जनपद सुख बुद्धिम युक्तिमन नित्य युज्यम, बहुकृत रसमार्गम युक्तिमन नित्य युज्यम, आदि आदि, इस तरीके से मैंने बताया था। ऐसे ही मैंने आगे जाकर के काव्यम यस्य अर्थ कहते व्यवहार विधि सीमितर्चते सद्यः पर निवृत्त एकांता सम्मित उपदेश युजि, आदि आदि बताया था। काव्य प्रयोजन को लेकर के पहला लेक्चर हुआ था, दूसरा लेक्चर हुआ था। इसके बाद फिर हमने तीसरे लेक्चर में काव्य लक्षण की चर्चा की थी, जहां बहुत सारे काव्य शास्त्रियों के अकॉर्डिंग, जैसे भरत मुनि हुए, भामह हुए, इन सभी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काव्य लक्षण आदि को देखा था। दंडी हुए, शरीरम तावद्दष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जगन्नाथ आदि का सभी के देखे थे। तो तीसरे लेक्चर में और चौथे लेक्चर में मूल रूप से यहाँ पर 2 लोगों के काव्य लक्षण को विशेष रूप से हमने पढ़ा था, जो चूंकि पीवाईक्यू में पूछा गया था। एक तो था वहां पर मम्मट का काव्य लक्षण, तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि। दूसरा हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था विश्वनाथ का काव्य लक्षण, जिसमें विश्वनाथ के काव्य लक्षण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हमने देखा था कि कैसे विश्वनाथ 14वीं सदी के जो साहित्य दर्पण के लेखक हैं, उन्होंने कैसे जो मम्मट काव्य प्रकाशकार हैं, उनके तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृतौ पुनः क्वापि की आलोचना की थी। इसको भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के काव्य लक्षणों को पढ़ने के बाद हमने कहा था कि भाई काव्य प्रयोजन हो गया है, काव्य के लक्षण हो गए हैं, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तीसरा टॉपिक है काव्य के हेतु, जो आज 5वें लेक्चर में हो रहा है आपका। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के हेतु, मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैं 15 टॉपिक्स आपको कराऊंगा। इन 15 जो टोटल मिलाकर के तो 25-30 टॉपिक्स होंगे आपके इस यूनिट को लेकर के, तीसरी और चौथी यूनिट में। लेकिन इन जो 30
क्वेश्चंस होंगे, ये 30 टॉपिक्स मान के चलिए, इन 30 टॉपिक्स से ही आपके बार बार क्वेश्चन आएंगे और 99% क्वेश्चन आते हैं वहीं से, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब काव्य हेतु को लेकर के क्या क्वेश्चंस बने हैं सबसे पहले उनको देखेंगे, और फिर पढ़ने के बाद आप वो क्वेश्चंस लिखने की स्थिति में होंगे और बहुत अच्छे से लिखने की स्थिति में होंगे, इस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, काव्य हेतु क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते तो भी हमारा क्या होता, क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी क्वेश्चंस देखने में क्या बुराई है वो देख लेते हैं। तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। यूट्यूब पर आप जाएंगे, फ्री भी डेमो देखना यदि आप चाहें तो। जब डेमो उस जिसमें लिखा हुआ है संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी 2026-27 डेमो क्लासेस, तो वहां पर ये लेक्चर्स आपको 1 से 4 तक के मिल जाएंगे। 5वां लेक्चर भी आपको वहां निःशुल्क में मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक चूंकि ये हम निःशुल्क ही करते आ रहे हैं, आगे चलते हैं। अब प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। आज बहुत ही रोचक तरीके से मैंने आपको इन सभी चीज़ों को डायग्राम बना करके बताया है, तो वो भी आपके काम आएगा। चलिए, सबसे पहले हम इधर ये देखेंगे, यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग भी आपको सिखाऊंगा कि इंट्रो कैसे लिखेंगे सामान्य रूप से, आप ज़्यादा ना सोचते हुए भी सामान्य जानकारी में भी इंट्रो कैसे लिखेंगे, और ये सभी को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं काव्य के हेतु को लेकर के, जो आज का हमारा टॉपिक है। एक क्वेश्चन किस नंबर पर पूछा गया है यूपीएससी में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में सी नंबर का क्वेश्चन, और 2025 में भी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन होते हैं ए बी सी, तो वहां पर जो सी नंबर का क्वेश्चन है चौथी में, उन दोनों में पूछा गया। क्या पूछा गया, संस्कृत, पहला 22 वाला देख लेते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादिता काव्य हेतवः विवेचनीयः, यानी कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो प्रतिपादित काव्य के हेतु हैं उनका वर्णन कीजिए। कितने अंक में, 15 अंक में करना है। 15 अंक का जब भी क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप 200 शब्द में तो आपको आंसर लिखना ही लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 220 कर लीजिए, यानी कि 15 अंक का होगा, या 250 कर लीजिए। 200 से 250 के बीच में आपको आंसर कम से कम लिखना है, यानी कि 2.5 से 3 पेज में। 3 पेज का आंसर 15 में लिखना होता है। जब 20 अंक का आता है तो 3.5 पेज लिखना होता है। जब 10 अंक का आता है तो 2 पेज लिखना होता है। ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लगभग सभी एग्जामों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ यूपीएससी के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे तो ऐसा है कि भाई 15 अंक का क्वेश्चन है यदि, तो आप कम से कम 200 से 250 पेज तो लिखे शब्द लिखेंगे ही। जब 250 शब्द की मैं बात कर रहा हूँ तो 2.5 पेज से 3 पेज के बीच के आ जाते हैं। मेरे शब्द जो हैं वो एक पेज में 100 शब्द आते हैं। यदि मैं देखता हूँ कि मेरे एक पेज में कितने शब्द हैं तो लगभग 100 शब्द होते हैं। इस तरीके से यदि मैं 2.5 पेज मान लूँ तो मेरे कितने शब्द हो जाते हैं, 250। ऐसे ही आप लोग देखेंगे। चलिए, लगभग जो सामान्य रूप से लिखते हैं उनके सभी के ऐसे ही शब्द रूप होते हैं। तो क्या पूछा कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में जो काव्य के हेतु हैं वो क्या है, बताइए। अब देखना, ध्यान रखना, बात यह है कि काव्य के हेतु तो सभी ने अलग अलग बताए। जब आप मठ के देखेंगे तो मठ अलग कहते हैं कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ऐसे ही आप कोई प्रतिभा को ही केवल काव्य लक्षणा मानता है, जैसे प्रतिभा केवल अथवा केवलाकार, प्रतिभा केवला कारणम, यानी कि प्रतिभा ही केवल कारण है, ऐसा जगन्नाथ कहते हैं। ऐसे भामह का अपना मत है, वामन का अपना मत है। तो किसके काव्य के हेतुओं का यहाँ वर्णन करना है सर, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तैयार रखना है कि सभी के काव्य हेतु हो जाए। मूल रूप से तो यहाँ पर जो आपके मम्मट हैं उनको लेकर के करना है। अब करना क्या होता है, तो क्या सभी के लिख पाएंगे 15 अंक में, कैसे लिखेंगे, इन सब की चर्चा हम पढ़ने के क्रम में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, काव्य हेतु विषय निबंधम रचयत, काव्य हेतु के विषय में एक निबंध लिखिए। ये भी 15 अंक का पूछा गया आपसे। तो अब ये आपने देखा कि काव्य हेतु के बारे में निबंध लिखिए, या काव्य हेतु की क्या चर्चा है उसके बारे में यहाँ पर बताइए। स्पेसिफिक किसी कवि को लेकर के यहाँ पर काव्य हेतु नहीं पूछा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अध्ययन आपको करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो अब जीडीसी होने वाला है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ भी मेंस होगा, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में अब जहाँ भी हो रहे हैं वो मेंस ही अपनाते जा रहे हैं। असिस्टेंट या स्कूली स्तर पर मेंस आया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति केवल तथ्य रट रहा है, उनने श्लोक रट लिया। एनालिसिस की क्षमता, समालोचनात्मक जो दृष्टि थी वह कम होती जा रही है, इसी कारण मेंस आते जा रहा है। चलिए, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य के हेतु के बारे में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ पर आपको आज ये टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। चलिए, इतना परिचय क्यों दे दिया, चूंकि काफी दिन बाद ये लेक्चर हुआ और आपको
सबसे पहले ये मैंने हमेशा अपने जीवन में कमी पाई है कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, किस लिए काम आएगा, ये सब नहीं बताते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय तो जरूर लगता है इस चीज़ में। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा करके भी ये चीज़ें सुन लिया करिए, लेकिन आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, उसको लाभ क्या है, आदि आदि है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्य हेतु के बारे में हम लोगों को यहाँ अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ये पढ़ किसके अंतर्गत रहे हैं। तो हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र क्या होता है सर? देखिए, काव्य का मतलब होता है एक ग्रंथ। जैसे कालिदास ने रघुवंश लिखा, तुलसीदास ने हिंदी में देखें तो रामचरितमानस लिखा। ऐसे भी कोई भी किताब को भी हम काव्य कह दें तो भी ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के किताब। तो जब काव्य लिखते हैं तो काव्य लिखने के पहले काव्य लिखने के कुछ नियम तो रहे होंगे। समझ में आ रहा? कुछ तो सिद्धांत होंगे। जैसे इकोनॉमी की जब बात करती है तो हम मांग आपूर्ति का सिद्धांत होता है, डिमांड सप्लाई का सिद्धांत है। जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो वहां कुछ अपनी व्यवस्था को चलाने के सिद्धांत हैं भाई, कि वहां हम क्या चलेंगे, एकात्मक व्यवस्था चलाएंगे या फिर हमें संघात्मक व्यवस्था को अपनाना है। समझ में आ रहा? या अर्ध संघात्मक व्यवस्था को अपनाना है। ये सब वहां पर बातें आती हैं। यदि हम अन्य सब्जेक्टों की, राजनीति की देखा, पॉलिटी की देखा, ऐसे हर जगह पर अपनी अपनी है। तो काव्य जब लिखना है तो कुछ सिद्धांत तो होंगे। तो काव्य प्रयोजन जब पढ़ा था तो हम लोगों ने काव्य प्रयोजन में ये देखा था कि काव्य लिखते ही क्यों है, उद्देश्य क्या होता है काव्य लिखने का। जैसे आईएएस बनना है तो क्या उद्देश्य, क्यों, किस लिए बनना है आईएएस? सर सर्वे गुणाः कांचन मास्यन्ति, पैसा कमाने के लिए नहीं, आहा किसी को बदला लेना है, इसलिए बनना है। लेकिन भाई ठीक है, काव्य प्रयोजन में क्या था कि क्यों बनना है? तो कह रहे थे काव्यम यशसे अर्थगते व्यवहार विधि शिवेतरसते सद्यः परनिवृत्तये कांता संवित्त उपदेश्युजे। लेकिन भाई दूसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा काव्य लक्षण, यानी कि काव्य क्या है, काव्य क्या होता है, व्हाट इज काव्य, परिभाषा क्या है काव्य की। तो सभी के अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया कि काव्य की परिभाषाएं क्या है। यानी कि हम ये सब काव्य शास्त्रियों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई काव्य के प्रयोजन क्या क्या होते हैं। इसके बारे में भरत मुनि ने क्या कहा, भामा ने क्या कहा, दंडी ने क्या कहा, रुद्रट ने क्या कहा, आनंदवर्धन ने क्या कहा, मम्मट ने क्या कहा, विश्वनाथ ने क्या कहा, जगन्नाथ ने क्या कहा, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे ही तो काव्य के बारे क्या है उसके बारे में, काव्य हेतु क्या है इसके बारे में कहते हैं। अब हेतु के बारे में भी हम लोगों को सभी के सिद्धांत पढ़ने हैं, सभी ने क्या कहा काव्य हेतु के बारे में ये पढ़ना है। बाद में आपको भी सोचना है कि भाई आप क्या कहोगे यदि आपसे पूछे कि काव्य का हेतु क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि काव्य का हेतु का मतलब क्या है। ठीक है, तो काव्य के हेतु का मतलब ये है मेरे भाई, हेतु मतलब आप कहेंगे कारण, कि काव्य के कारण क्या है। तो यहां हेतु कारण के रूप में नहीं है तो कारण के रूप में, लेकिन वैसा कारण नहीं है जिस दिमाग में तुरंत तुरंत आ जाता है। यहां पर यह है कि एक काव्य जैसे आपको बनाना है, तो काव्य बनाने के लिए आप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या आपके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यहां काव्य के हेतु को योग्यता के रूप में लेना है। किसके रूप में लेना है मेरे भाई? योग्यता। कैसी योग्यता सर समझा दीजिए। योग्यता ऐसे जैसे कि आपको यदि टीचिंग करना है, पढ़ाना है, तो आपको क्या क्या आना चाहिए पढ़ाने के लिए? आपको पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए उस विषय का। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? आपके पास प्रेजेंटिंग स्किल होना चाहिए। तीसरा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। चौथी आपके पास डिजिटल, जो अब आप एडिटिंग कैसे करनी है ना, एआई का प्रयोग करके नोट्स कैसे बनाना है, ये सब आपको आना चाहिए। ये आपकी योग्यता, तभी आप एक अच्छा लेक्चर बना पाएंगे, जब अच्छा वीडियो बना पाएंगे। एक अच्छे वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग आनी चाहिए, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, यूट्यूब के लिए काम करना है, बैनर बनाना आना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट एकत्रित करना आना चाहिए, तब आप एक अच्छा वीडियो बना पाएंगे। ऐसे ही यदि आपको काव्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? काव्य बनाने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तब आप बना पाएंगे। उसी को काव्य हेतु कहा गया है। जैसे कि किताब लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। किताब लिखने, जैसे अब पीएचडी कर रहा हूं मैं, तो मैं भी तो एक काव्य ही लिख रहा हूं, एक किताब ही लिख रहा हूं।
तो उस किताब को लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए मेरे अंदर में? सबसे पहले तो हमारे अंदर उसको लिखने की क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। पेपर निकालने की औकात चाहिए, जिसे कहा जाता है शक्ति। किसकी भाषा में? मम्मट। मम्मट कहते हैं शक्ति होनी चाहिए आपके में अंदर, शक्ति होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। कुछ लोग इसी चीज को प्रतिभा कहेंगे, तो इसको हम समझेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए? अभी तक मैं ये समझ आ रहा था कि काव्य का हेतु का मतलब यहाँ पर ये है कि काव्य लिखने के लिए जो काव्य लिख रहा है, यानी कि कवि, उस कवि में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने क्या क्या कहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी को काव्य के हेतु कहा गया है। इसी को काव्य का हेतु का, जब हम लोगों को 7-8 लोगों का पता चल जाएगा कि ये योग्यता होनी चाहिए, ये लोग ये कह रहे हैं, तो फिर लास्ट में आप भी बता सकते हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए। समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग देख करके आगे चलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भाई एक एज होना चाहिए आपकी। समझ में आ रहा? इस तरीके से कि भाई आप 25 साल के होने चाहिए कम से कम, आदि आदि, इस तरीके से। चलिए, तो काव्य हेतु, अभी हम यहाँ काव्य के हेतु पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है ये हम लोगों ने समझा, और भी समझेंगे स्वरूप क्या है और सिद्धांत क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र में कविता के मूल कारणों की एक दृश्य कथा यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखा करके पढ़ाएंगे। देखो, वस्तुतः कवि को प्रजापति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजी को प्रजापति कहा गया है। लेकिन क्यों कहा गया है प्रजापति? मतलब इस सृष्टि का निर्माण करता, इस संसार का निर्माण करने वाला तो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म को कहा गया है ऐसा। लेकिन यदि हम काव्य रूपी सृष्टि की बात करें, एक ग्रंथ भी में भी तो बहुत कुछ समाहित होता है, तो उस काव्य रूपी सृष्टि की यदि बात करें, तो उस काव्य रूपी सृष्टि को कौन बनाता है? कवि बनाता है। मैं सर्वथा कहता हूं, हमेशा कहती रहता हूं ये बात, कि भाई साहित्य समाज का दर्पण है, और उस दर्पण का निर्माण एक कवि करता है। तो भाई ध्यान रखना है कि कवि एक क्या कर रहा है? एक काव्य का ब्रह्मा है, प्रजापति है, तो ब्रह्म की भौतिक सृष्टि यानी नियमों से बधी और सीमित है। भाई ब्रह्म बनाएगा तो भौतिक सृष्टि जो है हमारे संसार की, वो तो नियमों से बधी हुई है। लेकिन 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 जो कवि है वो तो भाई बंधा न हुआ नहीं है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, यदि एक कवि में हिम्मत है तो वह कवि अचेतन को भी चेतन बना देता है। क्या करता है? कवि अचेतन को भी चेतन बता देता है। जैसे कि कालिदास ने कुमार संभव में जब बात करती हैं वो हिमालय पर्वत की, तो उसे देवतात्मा कहती है, यानी कि देवताओं की आत्मा कहती है। अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तोये निधि अवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानंदा। तो इसे प्रकृति का या मानवीकरण भी कहते हैं। तो कभी अचेतन को चेतन बना सकता है और चेतन को अचेतन भी बना सकता है। मेघ को वह चेतन के रूप में बना देते हैं मेघदूत में कालिदास, और संदेश भिजवा देते हैं। समझ पा रहे हो? संदेश वस्तुतः एक जीवित व्यक्ति का काम है। एक जीवित व्यक्ति संदेश भेजता है, कोई जीव भेजता है, लेकिन कालिदास मेघ से संदेश भिजवा देते हैं और सुंदरतम काव्य की सर्जना कर देते हैं। समझ में आ रहा? इस तरीके से तो मैं ये बता रहा हूं। तो काव्य के लिए कुछ गुण चाहिए, ऐसे नहीं। अब जब व्यक्ति अचेतन को चेतन और चेतन को अचेतन के रूप में बना देता है, इतनी कल्पनाएं करके नवीन नवीन चीजों को कर देता है, तो कुछ तो योग्यताएं चाहिए होंगी। तो क्या योग्यताएं चाहिए ऐसा बनने के लिए, उसकी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अब में से जो अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा राइटर या अच्छा टीचर बनना भी चाहता है, अच्छा रिसर्च स्कॉलर भी बनना चाहता है, तो उसे भी काव्य के हेतुओं को समझना चाहिए। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन का ग्रंथ है। इसके अंत में कहा गया है कि कवि काव्य रूपी संसार का विलक्षण सृष्टि करता है, यानी कि इस असाधारण कार्य को संपन्न करने वाली शक्ति ही काव्य हेतु है। यानी कि काव्य हेतु क्या है? जो कवि में योग्यताएं हैं वो। चलिए अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि काव्य के हेतु का अभिप्राय, जो हम लोग समझ रहे थे उसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। वैसे मैंने समझा दिया कि काव्य के हेतु का अभिप्राय क्या है। तो हेतु मतलब योग्यता, कारण। योग्यता होनी चाहिए किसमें? कवि का सृजन, यानी योग्यताओं से ही कवि का सृजन होता है, और फिर तभी वो उत्कृष्ट काव्य बना सकता है।
तो कारण और कार्य, भारतीय दर्शन में कहा गया जाता है कि अस्मिन, भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि अस्मिन कारणे सति इदम कारणम, वस्तुतः बौद्ध कहते हैं अपने प्रतीत समुत्पादवाद में कि अस्मिन कारणे सति इदम कारणम, कि इस कार्य का यह कारण है। वस्तुतः कार्य कारणवाद दर्शन की प्रमुख अवधारणाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, प्रतीत समुत्पादवाद आदि आदि। तो यहां पर कि बिना कारण के तो कुछ काम होता ही नहीं है। तो भारतीय दर्शन में प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण बताया गया है। तो यदि कोई अच्छा ग्रंथ लिखा जा रहा है तो उसका भी कोई कारण रहा होगा। एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर की क्या विशेषताएं होती हैं, उसी को हम काव्य का हेतु कह सकते हैं कि एक अच्छे कवि की क्या विशेषताएं होती हैं। एक यदि कोई अच्छा काव्य लिखना चाह रहा है प्रसिद्धता के लिए तो कैसे लिखे। तो बात यही हुई। अब इसकी परिभाषा क्या है काव्य हेतु की, तो काव्य हेतु की परिभाषा है कि काव्य रचना के लिए कवि में जिन विशिष्ट योग्यताओं और शक्तियों का होना आवश्यक है उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। तो काव्य हेतु किसे कहते हैं, वो विशिष्ट योग्यताएं, वो विशिष्ट शक्तियां, वो विशिष्ट प्रतिभा जो काव्य के सर्जन हेतु आवश्यक है, जो काव्य के सर्जन हेतु आवश्यक है। ध्यान रखिए, जिससे एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की जा सके वही हेतु। समझ में आ गया कि काव्य हेतु मतलब विशिष्ट योग्यताएं जो काव्य के निर्माण हेतु आवश्यक हैं वही काव्य हेतु हैं। अब आपसे कोई कहेगा काव्य हेतु का अभिप्राय क्या है या काव्य हेतु क्या है, व्हाट इज काव्य हेतु, तो आप कहेंगे काव्य हेतु से अभिप्राय उन विशिष्ट योग्यताओं अथवा शक्तियों से है जो काव्य के सर्जना के लिए आवश्यक है। समझ में आ रहा, लिख पाओगे ये बात, बिल्कुल लिख पाओगे, है ना, नहीं लिख पाओगे तो मुझे बताना। अब काव्य को निर्माण के 3 मूल स्तंभ हैं। अब 3 मूल स्तंभ को ना देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कवि को लेकर के चलेंगे, एक एक विद्वान को लेकर के चलेंगे और उस विद्वान के अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पर मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन विद्वान क्या क्या कह रहा है, कि क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर भामह की बात कर लेंगे। ठीक है, भामह को देख लेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। या फिर हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, भामह को देख लेते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात जो काव्य के लिए होनी चाहिए, आपको आंसर में ऐसी बातें मिलेंगी कि आपको देखो किस क्रम में पढ़ना है, किस क्रम में रहेगा आंसर। तो सबसे पहले क्रम तो देखो, आपको जो लास्ट में आंसर है ना, जैसे ये इंट्रो लिखने के बाद अब आप इसको यहाँ से भामह काव्य अलंकारे वर्ण्यति, ये संस्कृत में नहीं लिखा है, केवल मैंने लाइन, पहली लाइन जल्दी मैं लिख रहा था, मुझे भूल गया था कि हिंदी लिखना है, इसलिए मैंने संस्कृत लिख दिया था। गुरु के उपदेश थे, तो भामह के बारे में भामह ने ये कहा, फिर दंडी ने ये कहा, दंडी का बात लिखा है। फिर यहाँ पर आचार्य वामन के बारे में क्या कहा, फिर आचार्य रुद्रट ने क्या कहा, आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा, और फिर आचार्य यहाँ पर आगे जाकर के राजशेखर ने क्या कहा, और फिर आचार्य मम्मट ने क्या कहा, आगे आगे जाकर के और देखेंगे तो पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा। इस तरीके से और लास्ट में निष्कर्ष होते हुए ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रक्रम में है, लेकिन डायग्राम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अच्छे से थोड़ा सा और समझ में आ जाए, सरलता हो जाए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ क्या है, तो आचार्य भामह का सबसे पहले देख लेते हैं। चूंकि भामह का पहले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो कवि जिस शताब्दी में उत्पन्न हुआ है उस शताब्दी के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं, जैसे कि याद रखने में आसानी हो। सबसे पहले 6वीं सदी के भामह के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर हम इसी के इन्हीं के आसपास दंडी हुए हैं, तो 6वीं सदी के आसपास ही उन्हें माना जाता है, दंडी को 6वीं 7वीं के बीच में, तो दंडी का देखेंगे। फिर वामन को माना जाता है तो वामन का देखेंगे। इस तरीके से भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, फिर राजशेखर, फिर मम्मट और फिर जगन्नाथ, इस क्रम में हम इसलिए देख रहे हैं। इस क्रम में आंसर इसलिए लिखा है कि इस तरीके से एक क्रम से हो जाए कि पहले 6वीं शताब्दी, फिर 7वीं शताब्दी, फिर 8वीं शताब्दी, फिर 10वीं शताब्दी के राजशेखर, 11वीं सदी के मम्मट और 17वीं सदी के यहाँ पर जाकर के जगन्नाथ, जो ये लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर
जो ये पढ़ेंगे 1000 साल से ज्यादा का, ये आप समझने का प्रयास करें कि 1000 साल में जो कवियों ने काव्य के हेतु के बारे में कहा है वो आपको क्रम से समझा रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले आपको भामह के बारे में बता रहा हूँ। समझ पाए होंगे आप क्यों बता रहे हैं भामह के बारे में, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने काव्य का हेतु यहाँ पर प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा है, और ये बहुत बड़ी बात कही है दुनिया की, कि भाई यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप आसानी से उस विषय को समझ सकते हैं भाई। मतलब पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी टीचर के पास जाइए, उसका लेक्चर सुनिए, उसकी बात को अच्छे से सुनिए, नोट्स बनाइए, याद कर लीजिए और हो गया आपका काम। तो यदि आप शास्त्र केवल पढ़ना चाहते हैं तब उतना कठिन नहीं है। यानी कि गुरु के उपदेश से मूर्ख भी शास्त्र पढ़ सकता है। यहाँ मूर्ख कहने का मतलब यह है कि बहुत सामान्य बुद्धि का, यदि अति विशिष्ट बुद्धि का व्यक्ति नहीं, सामान्य बुद्धि वाला भी यदि चाहे तो गुरु के उपदेश से शास्त्र को पढ़ सकता है। शास्त्र पढ़ने का मतलब कुछ भी पढ़ सकता है गुरु के सहयोग से। लेकिन 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 यदि काव्य का निर्माण करना हो तो कोई बिरला प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है। यानी कि काव्य लिखने के लिए प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य लिख सकता है। यानी पढ़ तो कोई भी सकता है लेकिन लिख प्रतिभावान ही सकता है। एक ऐसे भी है, मैं अपने संदर्भ में नहीं कह रहा हूं ये बात तो चूंकि समझाना आवश्यक है इसलिए ऐसे कह रहा हूं। मतलब पढ़ना आसान है लेकिन पढ़ाना एक बहुत कठिन काम है। आप समझो इस बात को। जब खुद पढ़ाने जाना होता है तो वहां केवल पढ़ने में तो केवल श्रवण स्किल अच्छा हो और याद करने का स्किल हो तो पढ़ जाओगे, लेकिन जब आपको प्रस्तुत करना है और ये अच्छा प्रस्तुत करता बनना है तब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। यदि ऑनलाइन पढ़ाना है तो डिजिटल बहुत रूप में आपको आना चाहिए। आपको मतलब थंबनेल बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना, ये वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना, ये सब आना चाहिए। समझ में आ रहा? तो पढ़ तो सामान्य व्यक्ति भी सकता है, शास्त्र में प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन यदि आपको काव्य बनाना है तो उसके लिए विशेष प्रतिभा चाहिए। तो भामह ने तो ये कहा भाई, प्रतिभा, भा शब्द का अर्थ ही होता है प्रतिभा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इन्होंने प्रतिभा को कहा कि प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य की रचना कर सकता है। यानी कि इनका मानना है कि भाई जो प्रतिभावान व्यक्ति है वही एक अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य की रचना कर सकता है। तो इनने क्या इंपॉर्टेंट माना बोलो, भामह ने सबसे पहले, ये 6ठी शताब्दी के हैं। तो इन्होंने माना प्रतिभा को। अब इनके संस्कृत श्लोक को पढ़ लेते हैं, अब समझ में आ गया हो तो। अब संस्कृत श्लोक इनका ये है, ये कहते हैं कि गुरु उपदेश अध्येतुम, गुरु के उपदेश से तो जड़ धियो, यानी कि जड़ का मतलब अल्प बुद्धि कह सकते हैं, जड़ का मतलब मूर्ख कहा जाता है, लेकिन ठीक है जड़ का मतलब यहाँ हम अल्प बुद्धि ले लेंगे कि अल्प धी मतलब बुद्धि, तो अल्प बुद्धि वाला भी जड़ धियोप्यलम, यानी कि जिसकी बुद्धि कम भी है वो भी गुरु के उपदेश से माध्यम से शास्त्रम अध्येतुम, शास्त्र को अध्ययन कर सकता है। यानी कि अल्प बुद्धि वाला भी, जड़ धियो अपि यानी जड़ बुद्धि वाला भी शास्त्रम गुरु उपदेशात अध्येतुम, शास्त्र को गुरु के उपदेश से अध्येतुम यानी पढ़ सकता है। यानी कि गुरु उपदेश अध्येतुम शास्त्रम जड़ध्योप्यलम काव्यम, लेकिन काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावतः, यानी कि लेकिन काव्यम जायते जातुम, यानी कि काव्यम तो तभी लिखा जा सकता है, काव्य तो तभी उत्पन्न किया जा सकता है, कब? कस्यचित प्रतिभावता, कोई प्रतिभावान ही काव्य को लिख सकता है। काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावता, कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही काव्य लिख सकता है। समझ में आया होगा, मैं मानता हूं आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने भामह के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब भामह के बारे में एक बार थोड़े से मेरे नोट्स में भी देख लेते हैं, ऐसा क्रम से हम लोग देखते चलेंगे। भामह के बारे में यहाँ पढ़ लिया, अब भामह के बारे में थोड़ा सा नोट्स में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं इस स्लाइड का उपयोग आपको नोट्स के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को, मेरे विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो। चूंकि मैं मानता हूँ कि जो लिखा है गुरु के उपदेश से अल्प बुद्धि वाला भी शास्त्र के अध्ययन में सफलीभूत हो सकता है।
लेकिन काव्य की रचना तो कोई प्रतिभावान ही कर सकता है, ऐसा आपको आंसर में लिखना है और ये श्लोक लिख देना है। गुरु उपदेश अध्येतुम शास्त्रम जड़धियोपिलम काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावतः। एक काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है भामह का, उस काव्य अलंकार के 1.14वें नंबर पर यह बात लिखी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गुरुपदेश अध्येतुम शास्त्रम जड़धियोपिलम काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावतः। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ ये श्लोक। ये श्लोक यदि आपको याद रहता है तो आपका ने इतना मेरा लेक्चर सुनना काम का है, वरना आपको ये कथा सुनना कोई काम की जीवन में नहीं है यदि आपको ये श्लोक याद नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप क्या कहें? इन्हें और भी बातें कही, फिर क्या कहा इनसे? और पूछा गया कि काव्य की रचना हेतु आवश्यक प्रतिभा के संदर्भ में भामा और भी कहते हैं कि भाई ठीक है ये तो बता दिया, लेकिन कौन कथित प्रतिभावता यानी प्रतिभावान कर सकता है, तो भाई क्या होनी चाहिए प्रतिभा? तो यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं शब्द छंदोभिधानार्थ इतिहासाश्रया कथा। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग इसको, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी आप ध्यान रखेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कि शब्द छंदोभिधानार्था इतिहासाश्रया कथा लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्या काव्यगैरमी शब्दाभिधेय विज्ञाय कृत्वा तद विदुपासनम विलोक्यान्यनुबंधाश्च कार्यः काव्यक्रियादरः। इस तरीके से तो आपको जल्दी में भी पढ़ना है तो इतना मजे लेकर के मत पढ़िएगा, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं कि शब्द छंदो विधानार्थ इतिहास शास्त्रीय कथा लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्या काव्यगैरमी शब्दाभिधेय विज्ञाय कृत्वा तद विदुपासनम विलोक्यान्य निबंधाश्च कार्यः काव्यक्रियादरः। इस तरीके से। अब इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा बता दीजिए सर। बता देते हैं जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएं कि शब्द और छंद आदि का ज्ञान होना चाहिए कि शब्द छंद अभिधान अर्थ, और आपको अभिधान अर्थ यानी कि उन सभी चीजों का अर्थ भी पता हो, शब्दों का क्या अर्थ है, छंदों का क्या अर्थ, यानी कि अब भाई आप लिख रहे हैं कुछ तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, छंद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि श्लोक छंदोबद्ध ही लिखोगे यदि आप पद्य लिख रहे हो तो छंदों का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास आश्रया कथा, इतिहास आदि कथाओं आदि का भी पता होना चाहिए, यानी कि आपको उस चीज का इतिहास आदि भी आना चाहिए, बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, पृष्ठभूमि भी पता होना चाहिए। तो शब्द छंदो विधानार्थ इतिहास आश्रया कथा, और क्या होना चाहिए बोले लोको युक्ति कलाश्चेति, लोक में क्या क्या चल रहा है, लोक में क्या क्या बातें हैं, वो लोक की युक्तियां भी पता होना चाहिए, कलाश्चेति कला आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। विविध प्रकार की बात आती है, कलाओं की 64 कलाएं हैं तो बहुत सारी कलाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मंतव्याकार गैरमी, ये सब काव्य के अच्छी गैरमी यानी कि अच्छे काव्य के लिए, काव्य गैरमी मतलब बेहतर काव्य के गौरव के लिए ये सब मंतव्य माने गए हैं। क्या महत्वपूर्ण, क्या क्या? तो शब्द का ज्ञान, छंद का ज्ञान, शब्दों के अर्थ का ज्ञान, इतिहास, कथा, लोकों की युक्ति, विविध प्रकार की कलाओं का ज्ञान, और क्या है बोले शब्दाभिधेय विज्ञाय, और शब्द के अभिधेय अर्थ को जान करके, विज्ञा यानी जान करके, शब्दाभिधेय विज्ञाय जान करके, कृत्वा करके यानी कि पहले शब्दों के अर्थों को जान लीजिए, फिर क्या करिए पद विदुष उपासनम यानी कि विद्वान की उपासना करिए। फिर आप इतना सब जान करके विद्वान के पास जाइए, किसी टीचर के पास जाइए, है ना, फिर और क्या करिए वो जाकर के उससे भी ज्ञान लीजिए, यानी कि पहले तो खुद इतना सीख लीजिए, शब्द छंद इतिहास आदि इन सब चीजों को पढ़ लीजिए, कलाएं जान लीजिए, शब्द अर्थ आदि को जान लीजिए, शब्दार्थ को जान लीजिए, शब्द रूप जान लीजिए, धातु रूप। फिर क्या करिए, फिर आप किसी विद्वान के पास जाइए कि सर किस टॉपिक्स पर रिसर्च कर लूं, किस चीज के बारे में लिखूं, उससे भी कुछ पूछिए। तो तद विदु उपासनम, विद्वान की भी उपासना करिए, और क्या करिए फिर क्या करिए उसके बाद विलोक के अन्य निबंधांशों, और अन्यों के निबंधों को भी देखिए, निबंधों को देखिए मतलब दूसरे की थीसिस पढ़िए कि उनकी थीसिस में क्या समाहित है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने उस टॉपिक्स के बारे में क्या कहा है। जैसे कि कालिदास ने जो लिखा तो उसके बारे में और कवियों ने क्या कहा है, उन सबको भी आप जान लीजिए। तो विलोक के अन्य निबंधाश्च, दूसरों के निबंध को आदि को भी जान लीजिए, यानी कि दूसरों के जो ग्रंथ हैं उनको भी जान लीजिए। और उसके बाद कार्य काव्य क्रियाधरा, उसके बाद काव्य रूपी कार्य को आप करना आरंभ करिए, काव्य को बनाइए। तो इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने इनकी तो ये पूरा कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया इधर पर।
कि भाई कैसे किसी को एक काव्य लिखना है, क्रम से बता दिया उन्होंने। शब्द छंदो विधानार्थ इतिहास आश्रया कथा लोकोयुक्ति कलाश्चेति मंतव्य काव्यगैरमी शब्दाभिधेय विज्ञाय कृत्वा तद विदुपासनम विलोक्यान्य निबंधास्य कार्य काव्य काव्य क्रियादरः। इस तरीके से आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दंडी क्या कहते हैं, तो दंडी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, दंडी क्या कह रहे हैं। तो दंडी के बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चार्ट से पढ़ेंगे फिर अपने नोट्स से। समझ में आया? यदि कुछ ना आया हो तो बताइएगा। तो अब आपको याद रखना है ये चीज़ें, और ये बुजलू रूप से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे ज़्यादा है, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट और स्तरीय कंटेंट चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन आप पागल बनना चाहते हैं तो कहीं भी बन जाइए, उस वक्त फिर मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन यदि आपको ठीक से पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें जाननी ही पड़ेगी। चलिए चलो, मस्ता ही दंडी का ही है, चलिए देख लेते हैं। आचार्य दंडी ने कैसे बताया है वो यहीं पर ये दिया है, तो इनको हम मैं सरल तरीके से समझ जाऊँ इसलिए। उन्होंने कहा कि एक प्रतिभा तो होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए? नैसर्गिक प्रतिभा। अब दंडी कह रहे हैं, दंडी भी छठी शताब्दी के हैं, भामा के भामा हैं, फिर उसी के आसपास के, मतलब 150 साल का अंतर होगा इन दोनों में, भामा और दंडी में। तो चूंकि देखो इन लोगों की एकदम फिक्स डेट नहीं है कि कौन कभी कब हुआ है, इसलिए मैं इनमें 150 कहता हूँ। यदि मैं 100 साल के अंदर का कह रहा हूँ तो आप वहीं के आसपास का समझ लीजिए कि इनके बाद ये आए हैं, यानी कि 50-60 साल के अंतर में आए रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए, सब तो ये पढ़ी। नैसर्गिक प्रतिभा मतलब एक क्षमता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ नैसर्गिक प्रतिभा का मतलब भी अलग अलग तरीके से माना है आचार्यों ने। कुछ ने कहा है भाई प्रतिभा एक तो जन्मजात होती है, बोले जन्मजात ही आप में वो प्रतिभा होती है। कुछ ने माना है नहीं भाई जन्मजात नहीं होती है, वो जन्म होने के बाद भी डेवलप की जा सकती है। तो कुछ लोगों ने ऐसा माना है, तो वो सबकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिभा को भी अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, वो भी हम देख लेंगे अभी, इसमें बताएंगे कि किसने ये सब उसका वर्गीकरण किया है। लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए कुल मिलाकर के ये है, चाहे तो आप पैदाइश हो। जैसे अभिमन्यु को क्या था कि माना जाता है कि अभिमन्यु को जन्म से पूर्व भी चक्रव्यूह आदि का ज्ञान हो गया था कि कैसे अंदर प्रवेश करना है, जबकि निकलने का ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे ठीक है। तो नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरा, आपको क्या होना चाहिए? निर्मल शास्त्रों का श्रवण, यानी आपने बहुत सारे गंभीर अध्ययन किया हो। निर्मल शास्त्रों का श्रवण का मतलब होता है अध्ययन किया हो। जब हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो वेदांत दर्शन में भी आता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। तो सबसे पहले श्रवण करना जरूरी है। क्या? आप अपने विषय के बारे में जानिए। सबसे पहले तो आप जानेंगे तो रिसर्च करेंगे। जैसे कि जब मैं आपको बात करता हूँ कि आप कहेंगे मुझे इस टॉपिक्स पर रिसर्च करनी है, इस टॉपिक्स का अध्ययन करना है, इस टॉपिक्स के बारे में काम करना है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि भाई उस टॉपिक्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज भी हो, आपने पढ़ा भी हो उसके बारे में। तो निर्मल शास्त्र का स्मरण, यानी आपको उस शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे आप इकोनॉमी के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो इकोनॉमी का ज्ञान हो, पॉलिटी के बारे में तो पॉलिटी का। यदि आप GS2 के आंसर्स लिख रहे हैं तो उनके बारे में ज्ञान, GS3 के आंसर्स लिख रहे हैं तो उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, GS4 के आंसर लिख रहे हैं तो उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो गंभीर अध्ययन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले अमंद अभियोग, निरंतर अभ्यास होना चाहिए, ठोक पीट करके, यानी कि सुनना आना चाहिए। देखो आपको ये बना दिया मैंने कान कि सुनो, पहले सुनना सीखो, सर के लेक्चर्स को सुनो, उसको समझो, फिर आप क्या करो? अमंद अभियोग करो। आप क्या करो? अभ्यास करो। कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रस्सी आवत जाती थी सिर पर पड़त निशान। यही बात अर्जुन भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताई है कि अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येण च गृह्यति। अभ्यास करना है, अमंद अभियोग का निरंतर अभ्यास करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तभी एक आप श्रेष्ठ काव्य का या फिर एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जब आप सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, फिर आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको आंसर राइटिंग स्किल्स प्लस पानी पी रहा था, थोड़ा सा बोलते बोलते थक गया। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर आप रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एक परफेक्ट आंसर आ पाएगा, श्रेष्ठ काव्य बन पाएगा। तो ये होना चाहिए। तो नैसर्गिक की प्रतिभा होना चाहिए, निर्मल गंभीर अध्ययन होना चाहिए और निरंतर अभ्यास होना चाहिए। इसी को ऐसे ही करके आप एक फिर अच्छा शास्त्र लिख पाएंगे। तो इन्होंने कहा है नैसर्गिकी च प्रतिभा,
यानी कि नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए, ये दंडी का ही है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा, ठीक है हो गया। और सुरतम चा बहु निर्मलम, हमें बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, क्या, बहुत निर्मल तरीके से सुनना चाहिए, गंभीर तरीके से, यानी कि अच्छे से हमने बहुत सारे शास्त्रों का जो आपका विषय है उसका अध्ययन किया हो। तो नैसर्गिकी च प्रतिभा सुतम चा बहु निर्मलम अमंदाश्च अभियोगस्याः, और गंभीर अध्ययन हो आपका, अध्ययन के बाद आपका निरंतर अभ्यास हो। और कारणम काव्य संपदा, और यदि आपकी ये है कि स्वाभाविक प्रतिभा, निर्मल बुद्धि और विविध शास्त्रों के श्रवण से निरंतर अभ्यास, सुनने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास, ये तीनों काव्य संपत्ति के कारण है। यानी कि ये क्या है, काव्य संपदा, यानी कि काव्य रूपी संपदा के ये कारण हैं, हेतु हैं, क्या, नैसर्गिकी च प्रतिभा स्वतम च बहु निर्मलम अमंदाश्च अभियोगस्याः अस्याः काव्य संपदा कारणम, अस्याः काव्य संपदा कारणम, ये क्या है, काव्य संपदा के क्या है, कारण है। समझ में आया इतना, इतना समझ में आया, बिल्कुल। तो ये कहा है दंडी ने। आपको अब दंडी का भी पता चल गया होगा, है ना, दंडी का देख लीजिए, दंडी का देखा आपने। अब दंडी के श्लोक के बारे में भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दंडी का नोट्स में भी लिख दिया पेपर के लिए कि दंडी काव्यादर्श में कहती है, उनका ग्रंथ है काव्यादर्श के 1.103 में कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर उनका स्रोत भी लिख दिया है अभी, कि जिससे कि आपको थोड़ा सा कहाँ से है चीजें पता रहे। दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श, वहां पर ये लिखा हुआ है। क्योंकि जो हमारे यूजीसी नेट वाले या असिस्टेंट या यूजीडीसी वाले सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात जरूरी है कि वो कहाँ से क्या पढ़े हैं, वो उन्हें पता होना चाहिए। कि जैसे आप नैसर्गिकी च प्रतिभा, ये कहाँ का श्लोक आपने पढ़ा है। जैसे आप बोल रहे हो कि शब्द छंदो विधानार्थ, ये कहाँ पढ़ा है, तो आप कहेंगे काव्य अलंकार में पढ़ा है भाई। गुरुपदेश अध्येतुम शास्त्रम जड़ध्योप्यरम काव्यम तु जायते जातुम कश्चित् प्रतिभावता, ये कहाँ पढ़ा, तो आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए, नैसर्गिकी च प्रतिभा स्तम च बहु निर्मलम अमंदाश्च अभियोगस्याः कारणम काव्य संपदा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये आपका दंडी का हो गया। तो पहले आपको मैंने भामह के बारे में बताया, अब दंडी के बारे में बताया। अब आगे इसी प्रकार से आपके आचार्य वामन, आचार्य रुद्र, आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य इन सभी का भी है। लेकिन मुझे लगता है आज मैं थोड़ा सा थक गया हूं, तो आज पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं। हम पार्ट 2 रखेंगे, कल पार्ट 2 क्या रखेंगे, 6वां लेक्चर के बाद 7वां लेक्चर कर देंगे, 5वें लेक्चर के बाद 6वां लेक्चर कर देंगे, और अगले लेक्चर्स में हम इसके आगे पढ़ेंगे। और उसके आगे पढ़ने में भी हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे, इन सभी कवियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको जितना मैं पढ़ाया उतने का आपको याद होना चाहिए। जैसे ये श्लोक याद करने का प्रयास करिए, यदि ये श्लोक याद नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। यदि जो मैं पढ़ा रहा हूँ श्लोक याद नहीं है, आपको कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 4-5 श्लोक याद नहीं होंगे ना, तो आप आंसर में डेप्थ नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा लिखने में, तो वो आप करिएगा। और इसी प्रकार में ऐसे पढ़ते रहिए, तो आपका अच्छे से हो जाएगा तैयार। और बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मैं मान के चलता हूँ। और कल हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, आगे भामा के बारे में पढ़ लिया, दंडी के बारे में पढ़ लिया, अगला हम वामन के बारे में पढ़ेंगे, आचार्य वामन ने क्या कहा, और ये आचार्य वामन का है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बताइएगा कैसा लगा। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, एंजॉय करिए, यावत जीवे सुखम जीवित, है ना। चलिए, धन्यवाद।